Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. मैंने आपको लास्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करवा के वी स्टार्टेड विद द टॉपिक, द थ्योरेटिकल टॉपिक बॉन्ड फिजन, जिसमें मैंने आपको एक कोवेलेंट बॉन्ड की क्लीवेज के दो मेथड्स क्या क्या होते हैं वो बताए थे। वहां से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, बॉन्ड फिजन से ही करवाया था ना हमने, संडे की क्लास में करा था ना हमने। ठीक है, आई होप आपको कॉमन नेम्स में कोई डाउट नहीं होगा। हमने एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर का पार्ट कॉमन नेम्स भी डिस्कस करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था बिसाइड्स IUPAC नेमिंग there are certain organic compounds which can be even provided certain common names. Common name हर organic compound को दे पाना पॉसिबल नहीं होता। कुछ ऐसे compounds भी होते हैं जिनकी कोई common name पॉसिबल नहीं होती, बट अगर किसी कंपाउंड की पॉसिबल हो पाती है तो सिर्फ 5 पॉसिबल नेम्स होते हैं कॉमन नेम्स में जो यूज करे जाते हैं। 5 प्रीफिक्सेस मैंने आपको करवाई थी, एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी एंड नियो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, एंड हम तब यूज करते हैं जब एक स्ट्रेट चेन एल्केन होता है और स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप के कॉर्नर वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इनकेस अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं भी है, मान लीजिए 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो आप उसे IUPAC नेम में ब्यूटेन और कॉमन नेम में एन ब्यूटेन बोलोगे। ठीक है, ब्यूटेन को ही कॉमन नेम में एन ब्यूटेन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर आप एल्काइल चेन के सेकेंड कार्बन पे, एक ऐसा कार्बन जो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है और दोनों तरफ से सिमेट्रिकल भी नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, ऐसे कार्बन को के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं सेकेंडरी। जैसे मैंने सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह की स्पीशीज बन सकती हैं अगर यही सेकेंडरी कार्बन दोनों तरफ से सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, इफ द सेकेंडरी कार्बन बिकम सिमेट्रिकल एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फिश टेल एंडिंग। मैंने फिश टेल एंडिंग के बारे में बताया था आपको, जिसका पीछे का जो डिजाइन है, फॉर्मेट है, वो फिश टेल के पैटर्न में लिखा जा सके। हर ऐसा कंपाउंड जिसमें एक फिश टेल बनती हुई नजर आ जाए आपको, उसमें हम आइसो एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं। टर्शरी प्रीफिक्स तब यूज करी जाती है जब फंक्शनल ग्रुप किसी ऐसे कार्बन पे अटैच्ड होता है व्हेन दैट कार्बन इज अटैच्ड टू डायरेक्टली 3 मोर कार्बन एटम्स, जो कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है। और नियो प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड में हम नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे जहां पे हमें दिख रहा है कि 1 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 मोर कार्बन एटम्स एंड आउट ऑफ दोस 4 मोर कार्बन एटम्स किसी एक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कार्बन है जिसके चारों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, कोई फंक्शन ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, तो हम उसे नियोपेंटेन बोले, और उसी नियोपेंटेन में से एक H हटा के कहीं पे OH लगा दिया तो नियोपेंटाइल अल्कोहल हो गया, एंड सो दीज वर द प्रीफिक्सेस। ये कॉमन नेमिंग्स आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी कॉमन नेमिंग। इसके अलावा हम लोगों ने एक थ्योरेटिकल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, बॉन्ड फिजन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के बनने का तो एक ही तरीका होता है, लेकिन उसको ब्रेक करने के दो तरीके। A covalent bond is always formed by the mutual sharing of valence electrons. But when such a bond is broken, it can be broken in two ways depending upon the conditions provided as well as depending upon the nature of bond. बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, होमोलिटिकली या हेटेरोलिटिकली, ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है। ये ना सिर्फ नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है, बल्कि हमारी कंडीशंस प्रोवाइडेड पे भी डिपेंड करता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज पर आवर विश हम बॉन्ड को कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमें रेडिकल्स चाहिए तो होमोलिटिकली भी ब्रेक कर सकते हैं, और चार्ज्ड स्पीशीज चाहिए तो हेटेरोलिटिकली भी ब्रेक कर सकते हैं। A homolytic bond fission is the one in which the shared pair of electron is distributed equally on both the participating elements. जो शेयर्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जिस एलिमेंट ने बॉन्ड बनाते वक्त जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे थे, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेकर चला गया अपने साथ। ऐसे क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। एंड दिस होमोलिटिक बॉन्ड फिजन विल ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज बट हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स। जो न्यूट्रल तो होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वो अपना ही इलेक्ट्रॉन लाए हैं, किसी और का इलेक्ट्रॉन नहीं लाए, but still they are unstable because they have an incomplete octet. मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक में दो तरह की चीजें हमेशा अनस्टेबल रहेंगी। एक तो हर वो स्पीशीज अनस्टेबल होगी जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और दूसरा हर वो स्पीशीज भी अनस्टेबल होगी जिसपे किसी भी तरह का कोई चार्ज होगा, चाहे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। यानी कि स्टेबल कौन होता है? स्टेबल तो सिर्फ एक ही चीज होती है, हर वो चीज स्टेबल होती है which is neutral with a complete octet. न्यूट्रल भी हो और ऑक्टेट भी पूरा हो। ठीक है, चार्ज भी नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए, तो स्टेबल है। इसके अलावा कुछ भी है तो वो अनस्टेबल। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। फ्री रेडिकल्स आप समझ गए, फ्री रेडिकल्स की अनस्टेबिलिटी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री रेडिकल वाले कार्बन के पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
दे आर 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। उसके बाद मैंने हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन करवाया था। हेटेरोलिटिक बॉन्ड fission is a kind of fission where both the electrons of the shared pair are completely taken away only by one of the participating element, and this fission always result in the formation of charged species called carbocations and carbon ions। जो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे का भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ले आया, वो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे कार्बन आयन। कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे कार्बन आयन बोलते हैं। और जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन भी जिसका पीछे छूट गया, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका, उसे कहते हैं कार्बोकेटायन। याद रखिएगा, जस्ट लाइक द फ्री रेडिकल्स, इवन दीस कार्बोकेटायंस एंड कार्बन आयंस आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें, कार्बोकेटायन CH3 पॉजिटिव लाइक, तो ये दो रीजन से अनस्टेबल होता है। एक तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए अनस्टेबल है, ऊपर से इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट। याद है आपको कार्बोकेटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताइए? अरे 6 होंगे भाई। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे जब तक 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो दोनों के पास 8 हैं। अब ये दोनों के दोनों आगे वाला ले गया तो पीछे के बाद 6 रह गए, ठीक है। जब तक ये दोनों शेयर हो रहे थे तब तक 8 थे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन आगे वाले ले गया तो पिछले वाले के पास 6 रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बोकेटायंस के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ देयर ऑक्टेट, और इसीलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एज वेल एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से अनस्टेबल। कार्बन आयन को अगर हम देखें तो कार्बन आयन का ऑक्टेट तो पूरा है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेयर कर रहा था, अब दोनों ही अपने साथ ले आया, 8 इलेक्ट्रॉन तो अब भी रहेंगे उसके पास, बट स्टिल उस पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, देखिए यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसका कम से कम ऑक्टेट तो पूरा है, सिर्फ चार्ज की वजह से अनस्टेबल है, और ये दोनों रीजन की वजह से अनस्टेबल है इसलिए ज्यादा अनस्टेबल है। ऐसा नहीं होता। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से कंपेयर ही नहीं करा जाता, और ना कर सकते हैं, ना करने की जरूरत है। ये मत सोचिएगा कि ये कम स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल। हम इनकी स्टेबिलिटी इन्हीं के जैसे दूसरे मेंबर्स से करेंगे, कंपेयर करेंगे। मतलब एक कार्बोकेटायन को कार्बोकेटायन से ही कंपेयर करा जाता है, कार्बन आयन को कार्बन आयन से ही कंपेयर करा जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि चाहे बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो या हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो, ये बनने वाली जो रिजल्टिंग स्पीशीज होती हैं, द रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस एज वेल एज कार्बन आयंस, since they are highly unstable, therefore they can never be the end product of any reaction. They can only be formed in between the reaction. They can just be obtained as a reaction intermediates. Reaction intermediate मतलब जब reaction product की तरफ जा रहा होता है तो बीच में within during the progress of the reaction as an intermediate ये बन सकते हैं, लेकिन आप इन्हें isolate करके obtain कर लो, that's not possible। सही है, ये कभी भी रिएक्शन के एंड में एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि फाइनली रिएक्शन का एंड तो तब होगा जब वो स्टेबिलिटी अटेन कर चुका होगा। अगर उसने स्टेबिलिटी अटेन नहीं करी है तो समझ लीजिए अभी वो और आगे चलेगा थोड़ी देर, सही है। सो इन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक यही था कि हाउ टू कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसके लिए मैंने आपको बताया था वी वर सपोज्ड टू स्टडी 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। 4 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हमें करने थे, मैंने चारों के नाम भी लिखवा दिए थे आपको, लेकिन हमने 2 उसमें से डिस्कस कर लिए। आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में आई इफेक्ट कहा जाता है, एंड इट इज द पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ एन एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया होगा, कार्बन 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 की चेन लेंथ थी जिसके एंड में क्लोरीन लगा हुआ, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि 2 सेम टाइप के एलिमेंट के बीच में बना हुआ है। सेम थिंग इससे भी एक्सपेक्टेड थी, इससे भी, लेकिन ये वाला बॉन्ड पोलराइज हो गया क्योंकि क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। लेकिन हमें पता चला कि जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो ये शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ एक्स्ट्रा पुल करेगा, जिसकी वजह से पीछे वाले पे डबल डेल्टा पॉजिटिव, फिर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव पूरी चेन लेंथ में ट्रेवल करता जाएगा, एटलीस्ट 3-4 कार्बन तक तो ट्रेवल करेगा। जितने ज्यादा डेल्टास आते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज। 3-4 कार्बन के बाद ये इतना फेडेड हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि अब इसे दिखाना ही बंद कर, ठीक है। ये कौन सा इफेक्ट था, माइनस आई था या प्लस आई था? ये माइनस आई था, विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट वन एंड। चेन के एक एंड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वो इलेक्ट्रॉन खींच के खुद को नेगेटिव और आगे तक सबको पॉजिटिव बनाता जाता है। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इसका अपोजिट होता है। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की वजह से होता है, लाइक मिथाइल, इथाइल, ईथर, ओआर, वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है।
वो भी मैंने आपको 2-3 एसिड्स की रिलेटिव एसिडिटी कंपेयर करने का एक क्वेश्चन करवाया था शायद, तो मैंने उसमें बता दिया था। उसके बाद अब देखिए इंडक्टिव इफेक्टिव और बहुत सारी एप्लीकेशंस हम चैप्टर के अंदर देखेंगे, अभी तो आपको मैं एक एक एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट समझा। फिर दूसरा मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करना। किसी को बिना कॉपी में देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन याद नहीं? किसी को भी नहीं याद है? हाँ बताइए, ट्राई कीजिए। जब एक कार्बन का p ऑर्बिटल डेफिशिएंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, तो फिर वो अपने बगल वाले कार्बन से थोड़ा टाइम के लिए हाइड्रोजन लेता है, अपना ऑक्सीजन पूरा करके फिर अलग चेंज करते हैं। ठीक, देखिए डेफिनेशन ये थी कि इट इज द इंटरैक्शन ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम विद द sp3s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, सब लोग बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट और एग्जांपल बताया था वो सब आपको याद है? आप उस दिन के बाद से आपने अभी तक रिवाइज करा चीजों को, या आज ही रिवीजन हो रहा है आपका जो मैं कर रहा था? याद है सब लोगों को विजुअलाइजेशन मैंने क्या बताया था? एक बार फिर से देखिए, CH3CH2 पॉजिटिव। पहले तो सब लोग मुझे बताइए, जो लोग ऑनलाइन नहीं है वो सब भी बताइए, इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या है? क्या हम कह सकते हैं ये इथाइल कार्बोकेटाइन? C2H5 है ना, आप देखो पूरा फॉर्मूला C2H5 है। दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मैं सिर्फ ये बोलता CH3 पॉजिटिव तो आप बोलते मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये इथाइल कार्बोकेटाइन। ये इथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि अनस्टेबल? हर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल है। लेकिन क्या इस समय थोड़ा सा भी कोई इफेक्ट ऐसा चल रहा है इसके अंदर जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा? कौन सा? क्या इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है इस समय? कौन सा वाला, प्लस आई या माइनस आई? सब लोग बताइए। प्लस आई। मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये जो पीछे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी सामने की तरफ रिलीज कर रहा होगा, और थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो शेड तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया अगर, तो इसका पॉजिटिव थोड़ा तो न्यूट्रलाइज होगा, बेशक खत्म नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम तो होगा, तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो इसे मिलेगा। लेकिन उसके बाद एक और इफेक्ट है जो इसके अंदर चल रहा है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जो मैंने आपको उस दिन समझाया था। एक बार फिर से देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, दोबारा से थोड़ा सा एक दो स्ट्रक्चर रिवाइज करने के लिए बताता हूं और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नया एग्जांपल। देखिए इस पीछे वाले मिथाइल को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं CH2 पॉजिटिव। मैंने उस दिन आपको यह बताया था कि जो भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह में रहते थे वो जगह तो खाली हुई होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में रहते थे, तो डेफिनेटली इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इधर इस कार्बन ने क्या कर रखा है, इसने अपना sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवा रखा है। इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इसमें एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब इस कार्बन की हेल्प करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन थोड़ी करके खुद को कार्बन के साथ अनओवरलैप कर लेगा, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन यही छोड़ देगा, बिना किसी H+ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ये हाइड्रोजन थोड़ा सा पीछे की तरफ स्टेप बैक कर लेता है थोड़ा सा, तो इसके साथ अनओवरलैप हो जाएगा, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपने इस sp3 ऑर्बिटल को इस बराबर वाले ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर लेगा, एंड आपको याद होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाए। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर हमने ये बनाया था HCH डबल बॉन्ड CH2, और वो पॉजिटिव चार्ज जो इस कार्बन को बेयर करना पड़ रहा था वो इस पे आ गया। ठीक है, दैट्स व्हाई आप इसके वेरियस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक एक बॉन्ड मिसिंग होगा, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, देयरफॉर इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सही है, तो ये मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में एक डिफरेंस ये याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो मिथाइल ग्रुप है पीछे पूरा CH3, ये जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे रिलीज करता है तो इस पॉजिटिव को सप्रेस कर देता है ना, कम कर देता है ना मैग्नीट्यूड में, पूरी तरह से नलिफाई नहीं करता लेकिन थोड़ा सा उसकी मैग्नीट्यूड कम कर देता होगा कि नहीं, तो इंडक्टिव इफेक्ट चार्ज को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन चार्ज को कम नहीं करता, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक जगह एक चार्ज ना रह के 4-5 आइटम्स पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, पर यूनिट हेड वो पॉजिटिव चार्ज उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। एक लोड जो सारा का सारा एक सिंगल एटम को बेयर करना पड़ रहा था, अब वो एक सिंगल एटम बेयर ना करके 4-5 एटम्स ने अपने ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ले लिया, तो इससे भी एक ओवरऑल स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में डेवलप होती है। ठीक है, सो चार्ज को न्यूट्रलाइज करना तो बेस्ट, अगर आप न्यूट्रलाइज ही कर सकते हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट ही कर दो,
डिस्ट्रीब्यूशन से भी उसमें एक स्टेबिलिटी अराइज होती है। सही है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉजिटिव चार्ज ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। यहां तक मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको टर्शियरी कार्बोकेटाइन के 9 स्ट्रक्चर्स भी शायद आपको उस दिन बनवा दिए थे, या कुछ बना दिए थे, एक दो बचे हुए शायद मैंने बोला था खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया आपको कार्बोकेटाइन्स के अंदर? किसी को भी कोई डाउट है पिछली क्लास से रिलेटेड अब तक? कोई भी क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो बताइए। हाँ जी। हाँ, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग सबको भेज दी थी, आपने देखी नहीं? तो ये भी गलती है ना, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, मैंने उसी दिन दोनों ग्रुप पे शेयर कर दी। आई थी कि आपके पास ये नहीं आई? तो फिर देखी क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता, टाइम नहीं मिला, सोए नहीं रात को, तो कम सो लेते, थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ता है। ठीक है, और कौन कौन है कि जिसने संडे की क्लास मिस कर दी थी और अभी तक रिकॉर्डिंग भी नहीं? कोई है आप में से कोई? देखिए, अगर आपने संडे की क्लास किसी ने मिस कर दी थी और अब तक रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, तो आज की क्लास में फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में चीजें समझा सकूं, आपका फ्लो बन जाए। लेकिन ये याद रखिए, मैंने पहले ही बोला था जिस दिन ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी, कि अगर एक क्लास मिस हुई तो अगली क्लास समझ में आनी बंद हो जाएगी। हर क्लास कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, एक सेग्रीगेटेड टॉपिक नहीं है कि एक टॉपिक छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा समझ में आने लग जाएगा। ये सब इंटरकनेक्टेड। तो अगर किसी की मिस हुई है तो प्लीज आज एटलीस्ट देख लीजिएगा सारी रिकॉर्डिंग, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन अब तक आपको कार्बोकेटायन में करवाया। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में भी हो जाएगा? मान लीजिए ये ऐसा होता, CH2 नेगेटिव, तो भी क्या हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है या नहीं? जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ, क्या नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज हो सकता है? सब लोग बताइए। क्या लगता है आपको, बताइए। देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना सब लोग, देखिए इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। यस 4 बॉन्ड बनाने Yes, से sir. इसकी वैलेंसी पूरी होगी। ठीक है, लेकिन क्या आप यहाँ पे एक बॉन्ड और बना सकते हो? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है ना वो ऑलरेडी फुल है। इसका ऑर्बिटल ऑलरेडी, आपको याद होगा जिसका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा होता है, उसपे तो इलेक्ट्रॉन की जगह ही नहीं है, उसके ऑर्बिटल भी फुल है। तो ये बराबर वाले के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप तक नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन में लिखवाया है, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, द इंटरैक्शन ऑफ द वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम विद द sp3s इलेक्ट्रॉन ऑफ द एडजेसेंट कार्बन। अगर आप यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश भी करोगे तो बनेगा तो तब ना जब इसका p ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग से तो बॉन्ड बनता है, और ओवरलैपिंग में तो हमें या तो वैकेंट या एटलीस्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। अगर ये भी हाफ फिल्ड हो, ये भी हाफ फिल्ड हो, तो भी जो दो चीजें आपको पता है ओवरलैप कर लेती है, लेकिन ये भी पूरा भरा हुआ, ये भी पूरा भरा हुआ, तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? सही है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयंस में नहीं होती। सब लोग बताइए, जो लोग ऑनलाइन है उन्हें समझ में आ रही है बात कि हाइपर Yes, sir. कॉन्जुगेशन कार्बन आयंस में नहीं होगी? यस सर। ठीक है, Yes, sir. लेकिन देखते हैं कि क्या हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल्स में हो जाएगी। फ्री रेडिकल में देखते हैं। देखिए, एक हेडिंग डालो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्राइमरी फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्राइमरी फ्री रेडिकल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि ये जो मैंने हेडिंग डलवाई आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसमें मैंने प्राइमरी क्यों लिखा, ये समझ में आया आपको? ये प्राइमरी का क्या मतलब है? यस सर। क्या मतलब है प्राइमरी? सर कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। सब लोग बताओ, प्राइमरी का मतलब समझ में आया? जिस कार्बन पे रेडिकल होगा वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा, मतलब इथाइल फ्री रेडिकल। ये देखिए, जिस कार्बन पे रेडिकल है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। अगर मान लीजिए मैं इसके नीचे एक और कार्बन लगा दूं तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर मैं इसके ऊपर एक और कार्बन लगा दूं तो ये टर्शियरी हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक गिवन कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। और अगर एक कार्बन, ये जिस कार्बन पे रेडिकल है वो एक से भी अटैच नहीं है तो ये प्राइमरी भी नहीं है। प्राइमरी से भी छोटा होता है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल
फिर उससे बड़ा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। 4 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली किसी भी चीज में। तो सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्राइमरी फ्री रेडिकल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। CH3CH2 रेडिकल, देखो यहां पे भी सब कुछ वैसे ही होने वाला है। रेडिकल का क्या मतलब? रेडिकल का मतलब है कि इसका ऑर्बिटल पूरा खाली नहीं है लेकिन हाफ फिल्ड है। इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आप इसे इस तरह से समझिएगा कि अगर ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाए, इफ दिस एडजेसेंट CH बॉन्ड अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है, तो दोनों पे एक एक रेडिकल आ जाएगा। रेडिकल आएगा ना दोनों पे, इमेजिन करो, ठीक है। इस कार्बन पे एक रेडिकल आएगा, हाइड्रोजन पे भी एक रेडिकल आएगा, इस कार्बन पे भी एक रेडिकल आएगा। अब ये कार्बन, सब कुछ इमेजिन करना है। इमेजिन हो रहा है कि ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पे एक एक रेडिकल आएगा, ये इमेजिन हो रहा है। अब इमेजिन करो इस कार्बन पे जो रेडिकल आएगा ना, ये कार्बन अपने उस रेडिकल को सामने वाले रेडिकल के साथ शेयर करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कार्बन अपने रेडिकल को इस रेडिकल के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अगला स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा, HCH डबल बॉन्ड CH2 H रेडिकल। रेडिकल बस ऊपर वाले H पे फ्री बचेगा और कहीं फ्री नहीं बचेगा। इसके रेडिकल ने इसके रेडिकल के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बना लिया। कैन यू इमेजिन दैट? ये भी, ये वाला p ऑर्बिटल भी इसके साथ इंटरैक्ट इसलिए कर पा रहा है, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे मैंने डायग्रामेटिकली समझाया था कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके पीछे चला गया। हाइड्रोजन अपना, पहले कार्बोकेटाइन में तो क्या था कि H+ चला गया था, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गया था। अब क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके पीछे स्टेप बैक कर जाएगा। तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा और एक इसके पास भी है, तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी एक पॉसिबिलिटी है कि रेडिकल भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरह से फिर अगले स्ट्रक्चर में H रेडिकल CH2। तेजल कुछ पूछ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप में HCH, एक बार नीचे वाले H पे रेडिकल आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो जस्ट लाइक द पॉजिटिव चार्ज, इवन द रेडिकल कैन बी डीलोकलाइज्ड थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब देखिए ये प्राइमरी था, प्राइमरी में ये जो रेडिकल था कार्बन का रेडिकल, ये 3 हाइड्रोजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो टर्शियरी वाले में ये रेडिकल कितने और हाइड्रोजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता? टर्शियरी वाले में टोटल 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते, 9 तो हाइड्रोजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और एक कार्बन पे भी रहता। समझ रहे हैं? बताओ सब लोग, समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। तो ये बना लीजिए, स्ट्रक्चर्स बना लीजिए चारों। इसे आप इसी तरह से बनाइएगा, पहला स्ट्रक्चर होमोलिटिक क्लीवेज दिखाते हुए। हो गया? देखिए 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में से मैं अभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ा चुका हूं, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अब हम डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस और कार्बन आयंस के रिलेटिव स्टेबिलिटी तो कंपेयर कर ही सकते हैं। तो एक हेडिंग डालिए, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ वेरियस कार्बोकेटायंस। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कार्बोकेटायंस।
relative stability of various carbocations. देखिए टोटल चाहे रेडिकल हो या कैटायन हो या एनायन हो, 4 टाइप की स्पीशीज होती हैं. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ रेडिकल्स, 4 कैटेगरीज ऑफ कार्बोकेटायंस एंड 4 कैटेगरीज ऑफ कार्बन आयंस. वो 4 कौन कौन से होते हैं बनाइएगा मत. देखिए CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH CH3 पॉजिटिव and CH3 CCH3 CH3 पॉजिटिव. ये सभी कार्बोकेटायन है. These are all कार्बोकेटायंस. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव है, if this carbon is attached to 3 more carbon atoms, तो हम इसे बोलेंगे this is the 3 degree कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन. जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन. जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो अगर एक से अटैच्ड है तो ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन, और अगर एक से भी अटैच नहीं है तो ये है मिथाइल कार्बोकेटायन. तो कैटेगरीज तो सिर्फ 4 ही हो सकती है. दे कैन बी नो अदर कैटेगरी. समझ रहे हैं आप इस चीज को? कैटेगरी सिर्फ 4 ही होंगी. एग्जांपल्स इनफाइनाइट होंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 4 तरह के कार्बोकेटायन, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 4 कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायंस आर इनफाइनाइट इन एग्जांपल्स, लेकिन कैटेगरी उनकी 4 ही होती है. फॉर एग्जांपल आप ये देखिए जरा, CH3CH C2H5. इसमें यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे C2H5 लगा दिया. ये ऐसे दिखा देता हूँ इसे, CH2CH3, मैंने एक कार्बन और बढ़ा. तो ये एग्जांपल तो बदल गया, लेकिन कैटेगरी तो अभी 2 डिग्री है. स्टिल दिस इज 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन तो अभी भी डायरेक्टली 2 ही कार्बन से अटैच्ड है ना. अब मैं इसके नीचे कुछ भी फंक्शनल ग्रुप पे लगा दूं तो एग्जांपल फिर बदल गया, लेकिन कैटेगरी तो 2 डिग्री है. समझ रहे हैं? तो एग्जांपल तो आप इनफाइनाइट मॉडिफिकेशंस करते जाओ, यहाँ पे चेन बढ़ा दो, यहाँ कुछ लगा दो, अलग अलग तरह के बनाते चले जाओगे. ऐसी टर्शरी 50 तरह के बना लो. ठीक है, तो एग्जांपल्स इनफाइनाइट होंगे, लेकिन कैटेगरी तो 4 ही होंगी ना. एक कार्बन मैक्सिमम तो 3 कार्बन से ही जुड़ेगा ना. अगर ये कार्बन इमेजिन करो चौथे कार्बन से भी जुड़ जाए तो फिर तो पॉजिटिव बचेगा ही नहीं इसमें, फिर तो वैसे ही स्टेबल हो जाएगा ये. तो पॉजिटिव वाला जो कार्बन है वो या तो 3 कार्बन से जुड़ेगा, या 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, या 1 कार्बन से अटैच्ड होगा, या एक से भी नहीं होगा. दिस इज द ओनली केस. तो कैटेगरी सिर्फ 4 ही होती. हमें इन्हीं चारों को रिलेटिव कंपैरिजन करना सीखना है कि ये चारों ही अनस्टेबल है. हर वो चीज अनस्टेबल होती है इस पे चार्ज होता है, लेकिन क्या ये चारों इक्वली अनस्टेबल है, या इनमें से कोई कम स्टेबल और कोई ज्यादा स्टेबल? रिलेटिव कंपैरिजन. सही है? आप सब लोग बताओ, आपको क्या लगता है कि इन चारों कार्बोकेटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल कौन है? सब लोग बताओ. सर टर्शरी. आदित्य रीजन बताइए क्यों टर्शरी? सर क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है. देखिए कौन कौन से इफेक्ट्स इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन को स्टेबल बना रहे हैं. क्या इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों, या दोनों में से कोई एक? सर दोनों. बताओ त्रिशा, बताओ. हाइपर कॉन्जुगेशन भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वाला, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई इफेक्ट इन्हें स्टेबलाइज करेगा. अगर इनमें माइनस आई हो गया तो फिर तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगे. समझ रहे हैं आप इस चीज को? देखो एक बार देख लो. मान लीजिए मैं एक कार्बोकेटायन बना रहा हूं, आप पहचानना वो कैटेगरी कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या कौन सी? CH3CH CF3 कौन सी कैटेगरी है? सेकेंडरी. दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन. लेकिन आप देखिए मैंने सी पे लगाया क्या हुआ है, 3 फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच हैव अ वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी. ठीक है, तो ये फ्लोरीन क्या करेंगे, बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे. और अगर ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगा. सही है? तो बेसिकली इन तीनों फ्लोरीन का इफेक्ट ऊपर तक पहुंचेगा, पीछे से विड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव को तो और ज्यादा बढ़ा देंगे. ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज नहीं कर रहा, माइनस आई इफेक्ट तो नहीं डिस्टेबलाइज करेगा. इन पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं चाहिए हमें. समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो इससे पहले कि हम ये काउंट करें कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको ये पता होना चाहिए अपने माइंड में कि कौन सा इफेक्ट इन्हें स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द प्लस आई, माइनस आई नहीं.
तो एक स्टेटमेंट लिखिए इसमें, आप पहले ये चारों नोट करो लाइंस, ये चारों नोट करिए। इनके बीच में साइन बनाना रह जाएगा, वो हम एंड में बनाएंगे, ग्रेटर देन या लेस देन, लेकिन पहले चारों नोट कर लीजिए। The carbocations are stabilized. The carbocations are stabilized by both. Carbocations are stabilized by both the hyperconjugation as well as the plus I effect. Hyperconjugation as well as the plus I effect. अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन को देखो सब लोग एक बार ध्यान से, क्या हम कह सकते हैं इसमें मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट? ज्यादा से ज्यादा 3 ही मिथाइल तो लगा सकते थे, 4 मिथाइल तो लगा नहीं सकते आप इस कार्बन पे। तो ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ऊपर की तरफ, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जब 3-3 मिथाइल ग्रुप अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देंगे तो इसका पॉजिटिव आधे से ज्यादा तो खत्म ही हो जाएगा, हाईली रिड्यूस्ड हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। देखो किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि जब 3-3 मिथाइल ग्रुप देंगे तो पॉजिटिव तो खत्म ही हो जाएगा पूरा। खत्म तो ये तब होगा जब इसके 4 बॉन्ड पूरे बना दोगे। जब तक इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है तब तक पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, बस हाँ आप उसे रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो ये 3-3 मिथाइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके इस पॉजिटिव को काफी कम कर देंगे, और कम होने के बाद जो बचेगा वो 9 प्लेसेस पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। पहले तो आधे से ज्यादा तो ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, से 100% चार्ज में से 90% चार्ज खत्म हो गया, 10% पॉजिटिव बचा। अब वो जो 10% पॉजिटिव है वो 3 बार इसके हाइड्रोजन पे, 3 बार इसके हाइड्रोजन पे, 3 बार इसके हाइड्रोजन पे हाइपर कॉन्जुगेशन में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। तो एक डबल स्टेबिलिटी का इफेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ने पहले तो चार्ज को काफी कम कर दिया, और कम होने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन ने उसे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी मैक्सिमम बनेंगे, इससे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसी कार्बोकेटायन में नहीं बन सकते, ठीक है। इसमें 3 मिथाइल यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? यानी सबको क्लियर है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो पहले तो आप साइन बना लीजिए उनके बीच में जो आपने नोट करा था, ग्रेटर देन का साइन, सॉरी लेस देन का साइन बोलेंगे इसे, यहां से लेस देन का साइन है ये, ठीक है। मिथाइल इज लेस देन इथाइल, इथाइल लेस देन प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल है। अब रीजन लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, the 3 degree carbocation is relatively most stable, is relatively more stable. 3 degree carbocation is relatively more stable due to maximum plus I effect. Maximum plus I effect, as well as the maximum number of hyperconjugative structures, as well as the maximum number of hyperconjugative structures. सब लोगों को बात क्लियर हुई? अर्पित, आर्यन, क्लियर है आपको? यस सर। ओके यस सर। तो देखिए टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट चल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा कम, ये भी स्टेबलाइज्ड होगा लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम स्टेबलाइज्ड होगा। इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट भी कम है, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी 3 ही बनेंगे, मतलब इसके अलावा 3 हाइड्रोजन पे और चला जाएगा। इसको देखो जरा, इसमें तो कोई भी इफेक्ट इसे स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा,
इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 100% इंटेक्ट रहेगा, ना पीछे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जो इसे थोड़ा बहुत भी रिड्यूस कर पाए, ना इसके एडजेसेंट कोई sp3s हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाए। तो इस कार्बन को तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इंटेक्ट रहता है, एज इट इज बेयर करना पड़ता है, उसमें ना कोई रिडक्शन हो पाता है ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। तो मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन टर्शियरी रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल होता है। ये क्लियर है? अब आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करनी आ गई कार्बोकेटायंस की। अब देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कार्बन आयंस। relative stability of various carbon ions. यही 4 कार्बन आयन दोबारा बनाने हैं, मतलब अभी हमने कार्बोकेटायन बना रखे थे, लेकिन बस अब फॉर्मूला वही रहेगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए। अखिला, कैन यू टेल मी कि कौन कौन से इफेक्ट्स इन कार्बन आयंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? सर इसमें जो नेगेटिव आई इफेक्ट है वो तो डिस्टेबलाइज कर देगा और हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता कार्बन आयंस में। अद्विका, वो सॉरी अखिला, जो आपने पहली लाइन बोली उसे दोबारा से रिकॉल करिए कि आपने सही बोली। वो आपने बोला माइनस आई इफेक्ट इन्हें डिस्टेबलाइज करेगा। सॉरी पॉजिटिव आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इन्हें डिस्टेबलाइज करेगा, माइनस आई इफेक्ट तो नहीं स्टेबलाइज करेगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑपरेटिव ही नहीं होती। तो यहाँ पे जो भी रिलेटिव स्टेबिलिटी का कंपैरिजन होगा वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो एक स्टेटमेंट लिखिए इसके अंदर, the carbon ions are stabilized by the minus I effect. The carbon ions are stabilized by the minus I effect and destabilized by the plus I effect and destabilized by the plus I effect. But the hyperconjugation is not operative in them. But the hyperconjugation is not operative in them. देखिए जो बोर्ड पे बने हुए हैं ये, इसमें तो कोई माइनस आई ग्रुप लगा नहीं हुआ, प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं। इनमें से बता सकते हो सबसे ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल कौन है? मिथाइल कार्बोकेटायन। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अभिराज, क्यों ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें प्लस आई इसमें इफेक्ट जा रहा है तो वो और डिस्टेबलाइज। Because the presence of 3 electron releasing methyl groups will further intensify the negative charge over carbon. हमें चार्ज को कम करना है, उसको बढ़ाना थोड़ी ना है। ये मिथाइल ग्रुप तो चार्ज को और बढ़ा देंगे, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे देंगे इसको, और जब ऊपर से तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो द नेगेटिव चार्ज विल बी इवन मोर इंटेंसिफाइड। इससे तो बेटर है कि ये कम से कम 2 ही मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इससे बेटर है ये एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और सबसे बेटर है ये इसमें पीछे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसको सिर्फ अपना ही नेगेटिव चार्ज बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन इसे अपने नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पीछे से आने वाला भी एक नेगेटिव डेंसिटी बेयर करनी पड़ेगी, और ये लास्ट वाला इसे अपने नेगेटिव चार्ज के साथ साथ 3 मिथाइल ग्रुप से आने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। पहले तो ऑर्डर नोट करिए,
लिखिए इसमें the 3 degree carbon ion is least stable since in it the presence of 3 electron releasing methyl groups further intensify the negative charge over the carbon atom. ठीक है, सो रिलेटिव कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए मैं 2 सेकेंडरी ही दे दूं, एक सेकेंडरी CH3CH नेगेटिव CH2Cl ये वाला दे दिया जाए और एक ये वाला, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? दिस वन, या वो क्लोरीन वाला या मिथाइल वाला? सब लोग बताइए, चेतना क्यों, वाई क्लोरीन? सर वो इसमें Cl भी देगा और CH2 भी देगा, और क्या देगा Cl? पॉजिटिव आई पर पॉजिटिव आई किसे बोलते हैं ये बताओ? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को या इलेक्ट्रॉन पुल करने को? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या पुल करता है? क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन पुल करता है, माइनस आई करता है, और माइनस आई तो चाहिए हमें, हम यही तो चाहते हैं इसका नेगेटिव कोई पीछे खींच के ले जाए ताकि इसका नेगेटिव कम हो जाए। तो क्लोरीन इस नेगेटिव को पीछे विड्रॉ करने में हेल्प करेगा ना, समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये ज्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट ये तो अभी डिस्टेबलाइज ही हो रहा है, यहाँ तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज ही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज तो कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट दूसरे वाले के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक लाइन लिखा है कि माइनस आई इफेक्ट इन्हें स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई इफेक्ट इन्हें डिस्टेबलाइज करेगा। तो बताइए, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस भी कंपेयर करनी आ गई आपको। आपके सामने 2-3 कार्बन आयंस अलग अलग रख दिए जाएं, आप देख के बता लोगे, उन्हें पहचान लोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है रिलेटिवली, ठीक है। अब आते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल्स, वही 4 स्पीशीज बनानी है, लेकिन अब की बात बस चार्ज नहीं दिखाना, रेडिकल बनाना है। मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, and this is the tertiary radical. पहले तो ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन से इफेक्ट्स ऑपरेट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट करता है इनमें, रेडिकल्स में करता है, बिल्कुल अभी मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल होता है, लेकिन ऑपरेट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करना अलग बात है, और उसके ऑपरेट करने से कुछ होना ना होना वो अलग बात है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट भी हो रहा होगा इसमें या नहीं? देखिए, मिथाइल की नेचर है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो रिलीज करेगा ही करेगा, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से इस रेडिकल की स्टेबिलिटी या डिस्टेबलाइजेशन पे कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देखिए, बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट प्लेज नो रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग के इफेक्ट्स वहीं देखने को मिलेंगे जहां पे ऑलरेडी कोई चार्ज हो। इफ समथिंग इज न्यूट्रल,
तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स कोई स्टेबिलिटी में रोल प्ले नहीं करते। अगर कोई आपसे पूछे ना कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ऑपरेट करता है या नहीं, तो आप ये बोलेंगे ऑपरेट तो करता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता। दोनों बातों में अंतर है। एक तो होता है कि ऑपरेट ही नहीं करता, ठीक है, जैसे पिछले वाले कार्बन आयंस के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट ही नहीं कर रहा था, तो कंट्रीब्यूट तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑपरेट तो कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि इफेक्ट्स भी ना दो टाइप के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, कभी ऑपरेट करते हैं कभी नहीं करते, बट इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंटली ऑपरेट करता है। मतलब अगर क्लोरीन कहीं लगा हुआ है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा ना, ऐसा तो नहीं कि कभी खींचेगा कभी नहीं खींचेगा, उसकी नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। तो ये याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो हर वक्त ऑपरेट होता रहता है मॉलिक्यूल में, लेकिन उसके ऑपरेट होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो न्यूट्रल चीजों में इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आइदर स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन। ना स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, ना अनस्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे आंसर दिया जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किस में? थर्ड डिग्री। बताओ दक्ष, 3 डिग्री में क्यों? मतलब कैसे, क्या होगा अगर सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उससे होगा क्या? बोलो, हाँ बोलो तुषार, क्या होगा? सर वो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ज्यादा वो फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, आपको ये बोला है रेडिकल एक जगह ना रह के वो बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। रेडिकल अकेले इस कार्बन पे नहीं रहेगा, 3 बार इसके हाइड्रोजन पे भी जाएगा, 3 बार इसके हाइड्रोजन पे भी जाएगा और 3 बार इसके हाइड्रोजन पे भी जाएगा। तो एक सिंगल रेडिकल वुड बी डीलोकलाइज्ड ओवर 10 एटम्स, 9 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, सही है। और जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। क्या हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है? ऑर्डर नोट करिए पहले तो। सर वहाँ पे वो भी तो कर रहा था CH2 भी, तो वहाँ पे क्या CH2 क्या कर रहा था? CH2 कुछ नहीं करता, CH3 करता है। या CH2 की तो इसके तो रोल ही खत्म हो गया जब इस पे क्लोरीन लग गया। अब क्लोरीन करेगा जो कुछ करता है, समझ रहे हैं? CH2 का भी तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं होता ना, CH3 का होता है, हाइड्रोजन लगे होते हैं तब होता है, ठीक है। लिखिए इसमें the inductive effect does not contribute towards the stability of free radicals. The inductive effect does not contribute towards the stability of free radicals. Rather, they are just stabilized by hyperconjugation. Stabilized by the hyperconjugation. further लिखिए नेक्स्ट लाइन में, the 3 degree free radical is relatively most stable. The 3 degree free radical is relatively most stable due to the maximum number of hyperconjugative structures. Maximum number of hyperconjugative structures. तो बताइए, आपको दो टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपरकॉन्जुगेशन, और उसके बेसिस पे तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हम लोगों ने पढ़े थे फिशन के टाइम पे, उन तीनों के रिलेटिव स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी आती।
यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? हम अब थर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करेंगे अदरवाइज, अगर कोई डाउट नहीं है बताइए, किसी को कोई डाउट? यश, सोनम, परिणी, नो सर। नो डाउट सर। अनुरिमा, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, आई होप विस्मय, यशस्वी, स्वास्तिका, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, देखिए हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन आप अभी टेम्परेरी का मतलब बताया ही नहीं, कि पहली बार टेम्परेरी पढ़ रहे हो तो पहले टेम्परेरी का मतलब समझो होता क्या है, फिर समझ में आएगी कि वो परमानेंट क्यों थे पिछले वाले में। इसके डेफिनेशन लिखिए, it is the complete displacement, it is the complete displacement, it is the complete displacement of pi electrons, complete displacement of pi electrons towards one of the carbon atom, towards one of the carbon atom but only at the demand of some attacking reagent, but only at the demand of some attacking reagent. It is the complete displacement of pi electron towards one of the carbon atom, but only at the demand of some attacking reagent. देखो क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए और नोट नहीं करना, कोई भी एग्जांपल नोट मत करिएगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, ये इथीन का एक मॉलिक्यूल है। आप सब लोग मुझे बताइए, इस समय इस इथीन के मॉलिक्यूल में क्या कोई हाइपर कॉन्जुगेशन या कोई इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं हो रहा होगा ना। इंडक्टिव इफेक्ट तो चार्ज स्पीशीज में नजर आता है, और यहाँ पे तो वैसे भी कोई ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ना कोई इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ऑपरेट हो रहा है ना कोई हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, कोई भी इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा। लेकिन इमेजिन करो, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इमेजिन करो हम इसके पास से एक H पॉजिटिव है, हमारे पास एक H पॉजिटिव, और वो धीरे धीरे हम इसके पास ला रहे हैं H पॉजिटिव। एक H पॉजिटिव आ रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स इट। तो जब इसके पास H पॉजिटिव आएगा तो इंडक्शन की वजह से इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंडक्शन मालूम है कैसे कहते हैं? मालूम है या नहीं? ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसमें ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, या जिसमें जितना नेगेटिव हो उतना ही पॉजिटिव। पहले वाला भी तो सही लग रहा था आपको। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसमें ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, या जितना नेगेटिव हो उतना पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी यूनिवर्स में कोई चीज ही नहीं होती जिसमें ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव। Everything is made up of atoms and atoms always contains electrons and protons. तो ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव का तो मतलब ही नहीं। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर। ठीक है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी है, तो स्पीशीज न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल तो है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो सही ना। ओवरऑल देखने में न्यूट्रल है, बट हम ये कह सकते हैं जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। अब जब धीरे धीरे एक पॉजिटिव स्पीशीज इसके पास आएगी, तो ये पॉजिटिव इसके अंदर के पॉजिटिव को रिपेल करेगी और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से इसमें एक पोलराइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, एक चार्ज सेपरेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं इंडक्शन। एक चार्ज ने एक न्यूट्रल चीज के अंदर भी एक चार्ज सेपरेशन इंड्यूस कर दिया।
इसने इसके अंदर एक चार्ज सेपरेशन इंड्यूस कर दिया। इंडक्शन नहीं पढ़ा आपने, अब सुना होगा ना कभी या नहीं सुना, इंडक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक न्यूट्रल स्पीशीज के पास जब कोई चार्ज स्पीशीज आती है, अगर ये कोई नेगेटिव होता, अगर सपोज करो कोई नेगेटिव स्पीशीज आती, तो ये नेगेटिव इसके नेगेटिव को दूर रिपेल करके पॉजिटिव को पास खींचती, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पॉजिटिव स्पीशीज आती है तो इसके अंदर के पॉजिटिव को दूर रिपेल करके नेगेटिव को पास खींचेगी। तो अगर कोई आता ही नहीं तो इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते। लेकिन जब कोई चार्ज धीरे धीरे इसके पास आएगा तो इसके अंदर के चार्ज को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, उसे बोलेंगे कि इसमें भी एक इंडक्शन डेवलप हो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे ये पॉजिटिव इसके पास आता है ना, तो ये पॉजिटिव इसके अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड वीकर होता है, आपको याद होगा पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, वीकर होता है, आराम से टूट सकता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते ही ये वाला पाई बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव, जहां से पॉजिटिव आ रहा है उसकी तरफ, सही है। क्यों टूट गया ये पाई बॉन्ड? क्योंकि ये पॉजिटिव उसे खींच रहा था अपनी तरफ, इट वाज एक्सर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पुल। तो इसके पुल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन टूटा पाई बॉन्ड, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले। अब इमेजिन करो अगर ये पाई बॉन्ड टूट गया और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? और जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा ये इस पे अटैक कर देगा, है ना, नेगेटिव आएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा ये इस पे अटैक कर देगा, और पीछे वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया होगा? तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, सॉरी, CH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH3, ये CH3 बन जाएगा। CH2 पे H ने अटैक कर दिया तो ये CH3 बन गया। एक सेकेंड, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, ये बन जाए। बताइए ये समझ में आया? दिस इज पॉजिटिव। एक बार और देखो, एक एग्जांपल और बता। सपोज कीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर कोई स्पीशीज ना है इसके आसपास तो कुछ भी नहीं होगा, ना इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ना किसी टाइप की कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं चलेगी। लेकिन जब कोई आएगा, जब मान लीजिए इसके पास CN नेगेटिव आया, CN नेगेटिव, अब की बार एक नेगेटिव स्पीशीज आया, तो जैसे जैसे नेगेटिव इसके पास आएगा, इसके नेगेटिव को दूर रिपेल करेगा, पॉजिटिव को पास खींचने की कोशिश करेगा। तो इसके रिपल्शन की वजह से ये वाला पाई बॉन्ड टूट के अब की बार अवे फ्रॉम दैट डिस्प्लेस होगा। पहले देखिए ये उधर डिस्प्लेस हुआ था, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाज टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, बट नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, सही है। अब जैसे ये वाला पाई बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो बताइए पीछे वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा ये CN नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चीज पॉजिटिव पे अटैक कर देती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव CH2Cl। बताइए समझ में आया? तो देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गए टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम, बट ओनली एट द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आता तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस भी नहीं होते। इन पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट किसी के आने की वजह से हो रही है, किसी की एब्सेंस में नहीं हो रही। सो दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। वो होता है जब जो कभी किसी के आने पे स्टार्ट हो जाए, कोई नहीं आ रहा, नहीं भी चल रहा, समझ रहे हैं आप इस चीज को? द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम बट ओनली एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अभी एग्जांपल मत लिखिएगा कुछ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब डेफिनेशन भी समझ में आ रही है ना? द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, देखो पूरा बॉन्ड टूट गया ना, पूरा बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए। एक तो था इंडक्टिव इफेक्ट में, आपको याद होगा पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गए, सही है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन टूट गए, दोनों जो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गए इस वाले कार्बन पे, बट एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फर्दर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो टाइप का होता है। It is of two types. पहला लिखिए प्लस E इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस E इफेक्ट, E कैपिटल बनाइएगा, प्लस E इफेक्ट। जैसे प्लस आई और माइनस आई होता है ना, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी हम प्लस ई और माइनस ई बोलते हैं। प्लस E इफेक्ट। During this effect, the displacement of pi electrons
is towards the attacking reagent. Displacement of pi electrons is towards the attacking reagent. बस towards the attacking reagent. That's it. आप देखिए कौन सा वाला है इसमें से प्लस, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला। The displacement of pi electron is towards the attacking reagent. ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट के डायरेक्शन में उसकी तरफ। तो ये ऊपर वाला एग्जांपल नोट करिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्या आप बोलोगे? अच्छा, ड्यूरिंग दिस इफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट. Displacement of pi electrons is towards the attacking reagent. और दूसरा लिखेगा माइनस ई इफेक्ट. During this effect, the displacement of pi electrons is away from the attacking reagent. Is away from the attacking reagent. और इसमें नीचे वाला एग्जांपल नोट कर लीजिए. सर अवे और टुवर्ड्स सर वो रिएजेंट की चार्ज पर डिपेंड करेगा. हाँ, वो रिएजेंट के चार्ज, अगर पॉजिटिव चीज आएगी तो वो प्लस ई इफेक्ट डेवलप करेगी, जब नेगेटिव चीज आएगी तो वो माइनस ई इफेक्ट डेवलप करेगी. सो सबको क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में कुछ डिफरेंसेस अकाउंट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. आज आप लोग इतना कर लीजिए. ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. Good evening, sir.